अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो जाए, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दो मिनट वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए। मे बी कनेक्टिंग। अच्छा जी, जब तक स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं तो एक दो बातें डिस्कस करने वाली जो है वो हो जाए। एक तो ये कि प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करना शुरू कर दें आप लोग। अ, जो आप लोगों का एआई का प्रोजेक्ट है उसको फाइनलाइज करना शुरू कर दें ताकि उसकी एटलीस्ट रिपोर्ट्स मेरे पास आ जाए, क्योंकि 3 दिसंबर आप लोग की लास्ट डेट है, मतलब टीचर्स को दी हुई है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी के उस डेट तक सेशनल मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। तो सेशनल मार्क्स आप लोग फाइनलाइज हो जाएं, उसके लिए मेक श्योर कि आप 31st तक जो टाइम दिया हुआ है, 30 या 31st तक वट एवर, तो उस डेट तक आप लोग रिपोर्ट्स मेक श्योर कि आप सारे अपलोड कर दें। ठीक है, और रिपोर्ट में क्या क्या होगा? रिपोर्ट में आपका इंट्रोडक्शन होगा, जो आपने प्रॉब्लम ली है, और आपकी मेथोडोलॉजी होगी, जो आपने जिस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और स्क्रीनशॉट्स होंगे जो आपने प्रोजेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन जो भी बनाई है, और उसके बाद उसका कंक्लूजन, क्या आपने लर्निंग क्या हुई आपकी उससे, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो माइलस्टोन 2 होगा ये, वैसे तो आपके उसके लिहाज से, अगर देखा जाए माइलस्टोन्स की सीरीज के लिहाज से। ठीक है, और 1 पे आपका प्रपोजल था, 2 पे आपका बेसिकली फाइनल प्रोजेक्ट है। मैंने ये भी नोटिस किया है, लास्ट टाइम क्लास रूम को देखा था तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने माइलस्टोन 1 भी नहीं अभी तक सबमिट करवाया, और करवाया तो बहुत लेट करवाया। तो फिर बाद में अ, आपके मार्क्स के ऊपर इशू होगा, क्योंकि हर चीज़ काउंट होती है। जो टाइमली कर रहा है स्टूडेंट, ऑब्वियसली वो ज़्यादा डिजर्व करता है फिर मार्क्स। ठीक है, तो इस चीज़ को काइंडली मेक श्योर करें ताकि आप लेट ना सबमिशन हो। कोड अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट्स चलती हुई एप्लीकेशन के, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है? अच्छा जी। आज का टॉपिक वैसे लॉजिक्स का है। मेरी तबीयत थोड़ी-सी डाउन है, तो हो सकता है बीच-बीच में मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को फ़ौरन-फ़ौरन रिस्पॉन्ड ना कर पा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा मैं साथ-साथ रिस्पॉन्ड करूँ, लेकिन थोड़ी-सी इस चीज़ को देख लीजिएगा। खैर, लॉजिक्स। लॉजिक एक बहुत ही एआई के साथ इसका कनेक्शन अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो लॉजिक का टॉपिक आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़कर आए होंगे कि लॉजिक होती क्या है, जिसमें हम ट्रुथ टेबल के थ्रू बेसिकली जो हमारे प्रेडिकेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट वैल्यू रखते हैं, और उनको उनके ट्रुथ फंक्शंस को देखते हुए बेसिकली डिसीजन ले रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। तो एआई के अंदर लॉजिक का क्या रोल है? ठीक है, एआई अभी तक हमने जितनी भी अप्रोचेस पढ़ी, ठीक है, सर्चिंग अप्रोचेस हमने पढ़ ली, ठीक है, और ब्लाइंड सर्च अप्रोचेस भी पढ़ ली, इन्फॉर्म्ड सर्च अप्रोचेस भी हमने पढ़ ली। तो इन सारी अप्रोचेस को पढ़ने के बाद स्टिल हम लोग जो एआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रहा है कि आप जो भी उसे प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसके वो सक्सेसर्स को एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, और बाय अप्लाइंग एनी स्पेसिफिक टेक्नीक, ठीक है, चाहे वो ए स्टार हो, चाहे वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च हो, चाहे वो बीएफएस हो, चाहे वो डीएफएस हो, चाहे वो जेनेटिक एल्गोरिथम हो, कोई भी हो, वो कर क्या रहा है कि उस स्पेस को एक्सपेंड करके, उसके सक्सेसर्स को एक्सपेंड करके उस गोल स्टेट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है? लेकिन अगर इसमें हम देखें, अगर अपने सर्च एल्गोरिथम का बिहेवियर को देखें, एनालाइज करें उसको, तो
सर्च एल्गोरिथम बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई कर रहा है आपके डेटा के ऊपर, ठीक है? उसकी कोई बिल्ट इन नॉलेज नॉलेज नहीं है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मुतालिक, यानी उसके पास कुछ रूल्स हैं। वो क्या करता है, जब आप उसको डेटा प्रोवाइड करते हैं या उसको ट्री देते हैं या ग्राफ देते हैं, तो उस ग्राफ या ट्री में से वो उस डेटा के ऊपर वो सेट ऑफ जो एल्गोरिथम है उसका या सेट ऑफ रूल्स है वो अप्लाई करता है और उससे आपको सॉल्यूशन या गोल ड्राइव करके दे देता है, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव कि वो उस प्रॉब्लम को पहले जज करे, ठीक है? जज करने के बाद कोई सूटेबल टेक्निक चूज़ करे और फिर उस पे टेक्निक लगाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम बता देते हैं भई ये प्रॉब्लम है, इसको ए स्टार से सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम है, इसको बीएफएस से सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम है, इसको डीएफएस से सॉल्व करना है। अभी तक हम यही करते हुए आए हैं, ठीक है? लेकिन अगर क्या हम इस नॉलेज वाले कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कर दें अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, क्या उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो उसी चीज़ को आज थोड़ा-सा देखेंगे। तो इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब आप एक चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? या विद हैविंग द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड बट यू आर जस्ट अप्लाइंग द रूल्स, ठीक है? तो उसके कंपैरिजन में अगर आप एक नॉलेज के साथ और एक आपके स्टेप से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वर्ल्ड में, इस चीज़ को देखते हुए सॉल्व करेंगे तो दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है। इज़ इट पॉसिबल फॉर अ चेस प्लेयर टू हैव ऑल हर पॉन्स एट 2 क्वीन्स, ठीक है? क्या ये पॉसिबल है चेस प्लेयर के लिए कि सारे के सारे उसके जो मतलब क्वीन्स हैं और जो उसके वो प्लेयर्स होते हैं, उसके अलग-अलग जो नाम होते हैं, ठीक है? वो सारे उसके पॉन्स अपने पास हों, ठीक है? तो सर्च एल्गोरिथम ये तो कर सकता है कि 2 क्वीन्स किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं या मतलब उसको आप फाइंड कर सकते हैं या पॉन्स कैसे आप अपने बेसिकली कॉन्कर कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकली इसका रीज़न क्या होगा, इसके पीछे इस चीज़ को हासिल करने के लिए क्या-क्या चाहिए होगा, उस चीज़ के ऊपर आपका जो सर्च एल्गोरिथम है वो काम नहीं कर सकता, ठीक है? तो इस चीज़ को जस्ट थ्योरेटिकली डिस्कस करने के साथ-साथ आप एक एग्ज़ाम्पल को लेते हुए चलते हैं और उस एग्ज़ाम्पल से बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि वाक़ई जो हम बात कह रहे हैं, क्या वो वाक़ई इस तरीके से मैप होती है, नहीं होती? एक छोटी-सी स्टोरी ले लेते हैं रूममेट की, ठीक है? कि मिसाल के तौर पे आप एक होटल में रहते हैं, ठीक है? आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहाँ किसी होटल में रहते हैं, ठीक है? अब आप जिस होटल रूम में रहते हैं, वहाँ पे आपका जो रूममेट है, ठीक है? तो वो ही और शी मतलब अगर आप लड़के हो तो आपका रूममेट लड़का है, अगर आप लड़की हो तो आपकी रूममेट गर्ल्स का हॉस्टल होगा व्हाटएवर द सिचुएशन इज़। तो वो कंप्लीटली वेट आया या आई, ठीक है? तो उससे आप क्या कन्क्लूज़न ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? आप अब जब आप एक बंदे को आपने देखा कि ये गीला हुआ हुआ है कंप्लीटली, ठीक है? तो उसका मतलब क्या है कि या तो बाहर बारिश हुई है, ठीक है? या बूंदाबांदी हुई है जिस या दोनों हुई है जिसकी वज़ह से मेरा रूममेट है जो, वो बेसिकली वेट हुआ हुआ है। सेकंड थिंग मेरा रूममेट वेट है, तो बाहर लाज़मी है कि बारिश हुई होगी या बूंदाबांदी हुई होगी या स्प्रिंकलर्स ऑन हुए हुए होंगे जिसकी वज़ह से ये बेसिकली गीला है। या बारिश हुई होगी और ये अम्ब्रेला लेकर नहीं गया था, इस वज़ह से ये गीला हो गया, ये गीली हो गई। इसी तरीके से अम्ब्रेला उसके पास नहीं है और बाहर बारिश हो रही थी, इस वज़ह से ये गीला हो गया। तो एक चीज़ को देखते हुए आपने बहुत सारे कन्क्लूज़न्स ड्राइव कर लिए, ठीक है? ये आपकी ह्यूमन कह लें नॉलेज है कि आपने एक चीज़ को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को ड्राइव कर लिया। क्या एआई भी ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता? अब क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है? करंटली हमने जितना भी एआई को एक्सप्लोर किया है अभी तक, ठीक है? जितने भी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने की कोशिश करी है एआई को यूज़ करते हुए, थ्रू द हेल्प ऑफ सर्चिंग और जि डिफरेंट अप्रोचेस हमने देखी। उसके लिहाज से तो अ, मेरा ख़्याल है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। आप लोगों को क्या लगता है कि अभी तक हमने जितने सर्चिंग अप्रोचेस देखी हैं या डिफरेंट जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं एआई में, क्या उनको यूज़ करते हुए हम ये सारे कन्क्लूज़न्स ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते?
ये तो एक ह्यूमन का केस है ना कि एक इंसान बेसिकली यहाँ पे अ, अपनी नॉलेज को लगाते हुए, ठीक है, डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहा है। क्या एआई जो हम अभी तक पढ़ते हुए हैं, क्या वो ये काम कर सकता है? क्या लगता है आप लोगों को? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकता। आप लोगों को क्या लगता है? और उसका रीज़न भी मैंने दे दिया। आप में से किसी को हो सकता है लगता हो कि एआई कंक्लूड कर सकता है, तो कैसे कर सकता है? उसके ऊपर थोड़ा-सा अगर अ, कोई पता है तो मोस्ट वेलकम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अगर जवाब भी दे दो, अगर नहीं लगता तो नहीं बोल दो, लगता है तो हाँ बोल दो, जो भी आप लोगों को लगता है। जो पूछा है उसका जवाब तो दे दो। ह्यूमन तो डिटेक्ट कैसे कर रहा है? ह्यूमन तो अपनी आँखों से डिटेक्ट कर रहा है ना, अपने सेंसर्स को यूज़ कर रहा है। नहीं, लाज़मी नहीं है दानिश, ऐसी बात नहीं है। देखो, आप अपना भी पॉइंट ट्रेस कर सकते हो। लाज़मी नहीं है कि जो टीचर कह रहा है आप उसी से कन्विंस होके आप बोलो कि नहीं टीचर ने बोला है तो वही सही होगा। हो सकता है कि टीचर या जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है वो किसी और सेंस में उस चीज़ को सोच रहा हो, आप किसी और सेंस में सोच रहे हो। ठीक है? असम्पशन के केसेस बहुत हैं, ये भी कह सकते हैं और एआई के लिए असम्पशन के केसेस को ये मॉडल करना, ये अभी तक हमने जितनी अप्रोचेस पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? खैर विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम मैं इस पे टाइम ज़्यादा और स्पेंड नहीं करता। वैसे इसका जो रीज़न है वो यही है जो मैंने पहले दिया, ठीक है? कि नहीं कर सकता क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे जैसे ये असम्पशन्स मैं बोल रहा हूँ जो एक ह्यूमन एजेंट या ह्यूमन ने देख के बहुत सारे कन्क्लूजन्स ड्रॉ कर लिए, उसके लिए ह्यूमन के पास नॉलेज है, ठीक है? तो आपको बेसिकली अब क्या करने की ज़रूरत है? आपका जो एजेंट है, जो आपका सिस्टम है, चाहे वो आपका वैक्यूम क्लीनर है, चाहे वो आपकी कोई और एआई बेस्ड डिवाइस है या एआई बेस्ड एजेंट है, उसको अब आपको बेसिकली नॉलेज किसी तरीके से प्रोवाइड करनी है, ठीक है? लैब में आप लोग नॉलेज बेस स्टार्ट से प्रोलॉग के अंदर बनाते हुए आ रहे होंगे, ठीक है? जिसमें आप डिफरेंट फैक्ट्स और रूल्स डाल रहे होते हैं और उसकी बेस के ऊपर ट्रू फॉल्स के अंदर आपके वो आंसर मिल रहा होता है, ठीक है? तो अब वही वाला काम हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो लॉजिक का काम ही है कि हम अ, रूल्स क्योंकि हमें पता है कि एआई रूल्स के ऊपर चल रहा है, तो हम जो नॉलेज है, ठीक है? उसको रूल्स की फॉर्म में उसको दे देंगे और लॉजिक का मतलब रूल्स ही होता है, ठीक है? तो रूल्स की फॉर्म में हम जो भी हम नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने एजेंट को, वो हम उसे प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो हमारा एजेंट जो होगा, वो डिसीजन लेते हुए बेसिकली अपने नॉलेज बेस को रेफर करना शुरू कर देगा और इससे उसके जो डिसीजन होंगे, उससे वो कंक्लूजन्स भी ड्राइव कर सकता है। उससे वो बेहतर सॉल्यूशन, रीज़नेबल सॉल्यूशंस भी हमें दे सकता है, ठीक है? ये बेसिकली कह लें आप डिफरेंस है, जो इससे पहले हमने अप्रोचेस पढ़ी हैं उसमें और आज जो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं उसमें। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम एक कह लें हम नया एक मॉड्यूल प्लस कर रहे हैं अपने पुराने एजेंट के अंदर ही, जो कि नॉलेज बेस का है और नॉलेज बेस के अंदर सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ फैक्ट्स हैं, जिनकी बेस के ऊपर हम लोग डिसीजन मेकिंग में अपने एजेंट को हेल्प करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी स्टोरी को लें, ठीक है? ये जो स्टोरी हमारे सामने लिखी हुई है, रूममेट वाली ये पूरी जो स्टोरी है हमारे पास, इस स्टोरी से हम कुछ रूल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पहला जो काम है वो तो हमें पता चल गया अभी रूममेट वेट है, ठीक है? रूममेट वेट क्यों है? रूममेट वेट बिकॉज़ ऑफ रेन और रूममेट वेट बिकॉज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स। हमने रूल निकाल लिया इस वाले सेंटेंस से कि रूममेट हमारा जो वेट है वो या तो स्प्रिंकलर्स की वजह से वेट हुआ हुआ है या तो रेन की वजह से हुआ हुआ है, ठीक है? रूममेट वेट वेट बिकॉज़ ऑफ स्प्रिंकलर्स का मतलब है स्प्रिंकलर्स ऑन है,
ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है इज इक्वल्स टू और एरो, इसको इनफर्स या रेफर्स टू भी कह सकते हैं, इनफर्स इनफर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, INFER इनफर, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज लिखी हुई है, ये इस चीज इस तरफ हमें वो कर रही है, तस्दीक कर रही है। इम्प्लाइज डेट भी कहते हैं लॉजिक की जबान में, तो इम्प्लाइज डेट कहते हैं। इम्प्लाइज डेट राइट हैंड साइड पे जो भी चीज है वो, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे रूममेट वेट बिकॉज ऑफ स्प्रिंकलर्स, इम्प्लाइज डेट स्प्रिंकलर्स वर ऑन, ठीक है। कुछ याद आ रहा है जो इम्प्लाइज डेट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में होता था, ठीक है, जब आप रूल्स लिखते थे इम्प्लाइज आप डेट करके रूल्स को लिखते थे। इसी तरीके से रूममेट वेट बिकॉज ऑफ रेन इम्प्लाइज डेट रूममेट कैरिंग अम्ब्रेला नॉट, नॉट का मतलब अम्ब्रेला नहीं लेके गया था वो, बिल्कुल प्रूफ्स के अंदर हम यूज करते थे, ठीक है। इस तरीके से अम्ब्रेला गॉन इनफर्स डेट यू कैरिंग अम्ब्रेला और रूममेट कैरिंग अम्ब्रेला, अम्ब्रेला नहीं है इसका मतलब क्या है कि या तो आपके पास अम्ब्रेला या तो रूममेट के पास अम्ब्रेला, ठीक है। इसी तरीके से नॉट यू कैरिंग अम्ब्रेला, अगर आप गीले हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपने अम्ब्रेला नहीं ली। तो ये आपने बेसिकली जो आपको एक स्टोरी मिली थी, जो आपको कुछ आपने कंक्लूजन्स ड्राइव करे थे, उनसे आपने एक नॉलेज बेस बना लिया, और नॉलेज बेस क्या है? सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स को अब हम जो डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स बन गए। अब इनको हम अगर एआई के लिए डिफाइन करने के लिए जाएंगे, उसके लिए हमें किसी ना किसी सिंटेक्स की जरूरत है, ठीक है। और सिंटेक्स का मतलब यहाँ पे लैंग्वेज है, ठीक है, कि हम कोई ना कोई ऐसी रूल्स की लैंग्वेज बेसिकली यूज करेंगे जिसके थ्रू हम जो हमारे रूल्स हैं वो हम एआई के अंदर एम्बेड कर सकें, और एआई जो हमारा है उसमें हम एम्बेड कर सकें, ठीक है। तो अ, जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, इट्स बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेल फॉर्म सेंटेंसेस, ठीक है। जिस तरीके से हमने अभी पीछे देखा कि ये सारे जो वेल फॉर्म सेंटेंसेस थे, इनका कलेक्शन आपका सेंटेंसेस होता है, ठीक है। और ग्रामर, ये ग्रामर बेसिकली आप लोग ऑटोमेटा पढ़ चुके हैं आप लोग? कितने स्टूडेंट्स हैं हम में से जिन्होंने ऑटोमेटा पढ़ लिया है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, ऑटोमेटा नहीं पढ़ा अभी तक? अच्छा, वैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है, क्योंकि आप बेसिकली उसमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर ग्रामर्स और लैंग्वेज को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। खैर, ग्रामर बेसिकली कोई भी लैंग्वेज, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। जब भी आप किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। और उन कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं, जिनको हम ग्रामर कहते हैं। जैसे इंग्लिश की ग्रामर है, जो सेंटेंस को हम वैलिडेट करते हैं कि वाकई ये सेंटेंस सही सेंटेंस है, तो उसके लिए हमारे पास ग्रामर होती है। इसी तरीके से अगर हम उर्दू में आ जाएं तो उर्दू की अपनी ग्रामर है। इसी तरीके से अरबी में चले जाएं, किसी और जबान में चले जाएं, तो जिस भी लैंग्वेज में हम चले जाएं उसकी अपनी ग्रामर है। तो ग्रामर से बेसिकली हम सेंटेंसेस को वैलिडेट करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है क्या वो वाकई सही सेंटेंस है या नहीं है, ठीक है। और कंप्यूटिंग में या कंप्यूटर साइंसेस के अंदर ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल और सेंटेंसेस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंबल कैन बी PQR और ABC, वट एवर यू से, रूममेट वेट और रूममेट नॉट वेट, जो भी आप नाम रखते हैं इसका। सेंटेंसेस ट्रू फॉल्स, सिंबल नॉट सेंटेंस, सेंटेंस एंड सेंटेंस, सेंटेंस और सेंटेंस, सेंटेंस इम्प्लाइज सेंटेंस। तो ये जितनी भी हमने बेसिकली ये पीछे चीजें रिप्रेजेंट करी है, ये बेसिकली एक हमने नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है, हमने नॉलेज बेस बनाया है यूजिंग दिस ग्रामर, ठीक है। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि सिंबल्स हैं PQR, ये जो हमने रूममेट वेट वगैरह रखा है, ये सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। और इन सिंबल्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ लॉजिक्स हैं, ये रूल्स हैं। बेसिकली इन रूल्स से मिलके सेंटेंसेस बन रहे हैं, और ये सिंबल्स बेसिकली हर सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो हमारी ग्रामर है या पूरी लैंग्वेज है, जो हमारा पूरा नॉलेज बेस है कह लें, वो इन दो चीजों का ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्लियर है ये सबको? ग्रामर क्या है, सिंटेक्स क्या है, और ये कैसे ये तीनों चीजें बेसिकली इंटीग्रेटेड हैं एक दूसरे से, ये चीज क्लियर है आप सबको? तो ये क्लियर होना इम्पोर्टेंट है, गुड है।
समटाइम्स जब हम सेंटेंसेस लिख लेते हैं या नॉलेज बेस हम बना लेते हैं और एक सिंटेक्स हमारे पास क्रिएट हो जाता है, तो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए कभी-कभार सिमेंटिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? सिमेंटिक्स बेसिकली अगर आप बाय वर्ड इसकी मीनिंग को देखें तो सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग, ठीक है? ऐसी चीज़ जिसकी कोई कोई मतलब हो, ठीक है? या कोई ख़ास मतलब हो, ठीक है? तो सिमेंटिक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करती हैं, डिफाइन करती हैं कि जो भी चीज़ आपके पास है, उसका वाक़ई क्या मतलब है, ठीक है? मिसाल के तौर पे सेंटेंसेस की अगर हम की बात करें सेंटेंसेस की और ये नॉलेज बेस की हम बात करें, ठीक है? तो इनमें जो सिमेंटिक्स होगी वो इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ होंगी। ट्रुथ वैल्यूज़ यानी ट्रू और फॉल्स यानी कब ये वेरिएबल या ये सेंटेंस ट्रू है और कब ये वेरिएबल या सेंटेंस बेसिकली फॉल्स। तो इसके थ्रू हम बेसिकली सेंटेंस की या नॉलेज बेस की जो सिमेंटिक्स है उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? सिमेंटिक्स का रोल डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से है, ठीक है? इवन सिमेंटिक वेब एक एरिया है एआई का, उसमें आप स्पेसिफिकली उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, जहाँ जो आपका ओवर द इंटरनेट डाटा है, उसको किस तरीके से मशीन अंडरस्टैंड करे, उसके लिए आप मॉडल्स बना रहे होते हो, उसके लिए आप अप्रोचेस यूज़ कर रहे होते हो। तो सिमेंटिक्स के हर जगह कोई ना कोई मकसद है, ठीक है? तो यहाँ पे जो मकसद है वो ये है कि जो सेंटेंस हमें मिल रहा है, ठीक है? तो उसको जो प्रोपोज़िशन हमें मिल रही है, उसको हम किस तरीके से ट्रुथ वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए रिप्रेज़ेंट करें, ठीक है? और जो आप लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हुए आए थे, वो यही काम करते हुए आए थे कि प्रोपोज़िशन जो थी, उनको यूज़ करते हुए और प्रोपोज़िशंस के अगेंस्ट ट्रुथ वैल्यूज़ को आप लिख के बेसिकली उनको वैलिडेट करते थे कि वाक़ई ये जो मॉडल है या ये जो सेंटेंसेस हैं, क्या ये सही हैं या गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे भी यही हम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें तो ये ए बी नॉट ए एंड बी, ए और बी, ए इन्फर्स बी, ए इम्प्लाइज दैट बी। तो मिसाल के तौर पे ए बी ये 2 कोई भी सेंटेंस हम ले लें, ठीक है? मिसाल के तौर पे हाँ, आसान कर लेते हैं इसको मैं एनोटेटर ऑन करता हूँ, ठीक है? और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आसान हो जाए। मिसाल के तौर पे हुँ, अली इज़ अ बॉय, ठीक है? एक ये सेंटेंस है, ये ए है, ठीक है लेट्स से और बी लेट्स से ये है, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, ठीक है? मिसाल के तौर पे ये 2 सेंटेंस हमने लिए हैं, ठीक है? अब ये 2 सेंटेंसेस को हम ट्रुथ टेबल के थ्रू इनकी सेमेंटिक्स को बेसिकली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे यहाँ पे तो ट्रुथ वैल्यूज़ हमने ली हुई हैं खुद ही, ठीक है? तो इन्हीं 2 सेंटेंस पे मैप करने की कोशिश करते हैं। तो अली इज़ अ बॉय फ़ॉल्स है मिसाल के तौर पे, ठीक है? यानी अली नहीं है या अली बॉय नहीं है, ठीक है? और बी अली एंड अहमद आर नॉट फ्रेंड्स, ठीक है? इसी तरीके से अली इज़ नॉट अ बॉय बट अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अली इज़ अ बॉय, अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स। अली इज़ अ बॉय, अहमद एंड अली आर फ्रेंड्स, ठीक है? तो अभी डिफरेंट बेसिकली इनकी वैल्यूज़ लेनी। अब इनके अगेंस्ट आप अगेन सिंपली जो ट्रुथ फंक्शन में हम करते हैं कि नॉट ऑफ ए करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है? नॉट ऑपोजिट कर देता है। एंड करेंगे फॉल्स 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 होगा और करेंगे फॉल्स 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 होगा। ए इम्प्लाइज बी, ये समझने वाली चीज़ है। ए इम्प्लाइज बी का मतलब ये होता है कि ये जो ए है, ए के अंदर जो फैक्ट जिसकी बात की जा रही है, क्या बी के अंदर वो फैक्ट पाया जा रहा है, नहीं जा रहा? ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर ए कह रहा है कि एक वैल्यू या एक चीज़ गलत है, क्या बी भी उसकी तस्दीक या उसको वैलिडेट कर रहा है? ठीक है? तो यहाँ पे इस सिनेरियो के अंदर ए की वैल्यू फ़ॉल्स है, तो बी की वैल्यू भी फ़ॉल्स है। ठीक है? यानी ये इसको बेसिकली इन्फर कर रहा है या वैलिडेट कर रहा है कि ये जो इसने रेफ़र कर रहा है कि या इन्फर कर रहा है
दोनों वैल्यूज सही हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे वैल्यूज की ट्रू है फॉल्स के बजाय, ठीक है। और इन्फर इन्फर के भी रूल्स, अगर इन्फर इम्प्लाइज डेट की भी रूल्स है, ठीक है। जैसे फॉल्स टू ट्रू, ट्रू होता है, ट्रू टू फॉल्स नहीं हो सकता। यानी फॉल्स कैन लीड टू ट्रुथ, बट ट्रुथ कैन नॉट लीड टू फॉल्स, ठीक है। और फॉल्स कैन लीड टू फॉल्सिज्म, और ट्रुथ कैन लीड टू ट्रुथ। आप इसको यूं समझ लें, आसान लफ्जों में, कि अगर एक झूठ है तो वो झूठ झूठ की तरफ ले जा सकता है, एक झूठ सच की तरफ ले जा सकता है, एक सच झूठ की तरफ नहीं ले जा सकता, और एक सच दूसरे सच की तरफ ले जा सकता है। तो यही इसके वकील आप इम्प्लाइज के रूल्स, इनको यूज करते हुए बेसिकली हम किसी भी लॉजिक, किसी भी नॉलेज बेस की वैल्यूज को, या उसके जो सेंटेंसेस हैं उनकी सिमेंटिक्स को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? ऑल राइट। किविएट, किविएट को वैसे मतलब होता है कि वार्निंग, ठीक है। तो एक वार्निंग है यहाँ पे। वार्निंग क्या है? मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है, एक रूल लिखा हुआ है, टू इज एन इवन नंबर और थ्री इज एन ऑड नंबर इज ट्रू, ठीक है। अगर एक सेंटेंस या एक रूल आपको दिया हुआ है कि टू एक इवन नंबर है या थ्री एक ऑड नंबर है और ये बात ट्रू है, तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्सक्लूसिव और नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से टू एज एन ऑड नंबर इन्फर्स दैट या implies that थ्री is an even number is true if the left side is false it's always true। यहाँ पे बेसिकली जो समझाने की कोशिश की है यहाँ पे, वो ये समझाने की कोशिश करी है कि जो ट्रुथ वैल्यू है उसका जो है मतलब उसकी बेसिस के ऊपर आप इम्प्लाइज की वैल्यू को सेट नहीं कर सकते। इम्प्लाइज के लिए रूल ये है कि अगर लेफ्ट साइड आपकी फॉल्स है, ठीक है, यानी जो भी आपका रूल है उसकी लेफ्ट साइड अगर फॉल्स है तो वो ट्रुथ की तरफ आपको लेकर जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखी है कि ये फॉल्स लीड्स टू ट्रू, जैसे ये वाली बात लिखी हुई है वो है, ठीक है। अगर आपका जो लेफ्ट साइड है वो फॉल्स है तो वो ट्रू की तरफ लेकर जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक ये रूल लिखे हैं हमें, ठीक है, या दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ और के लिहाज से देख लें ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दो रूल्स रिप्रेजेंट करें, या जो आपकी दो टर्मिनोलॉजीज या दो चीजों का रिलेशनशिप बेसिकली डिफाइन किया है, अगर ट्रू है तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्लियर करने की कोशिश करी है कि इम्प्लाइज डेट और ये इसकी इंडिविजुअल सेंटेंसेस की ट्रुथ वैल्यू, ये दोनों का आपस में रिलेशनशिप नहीं है। यानी आप ये मत समझें कि अगर यहाँ पे अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब लाजमी है कि ये भी वैल्यू इम्प्लाइज डेट भी ट्रू होगा। समटाइम्स इनकी वैल्यू, जो नॉर्मल रूल्स है उसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है और इम्प्लीकेशन में उसकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है, या इनकी वैल्यू फॉल्स हो सकती है रूल्स की, और इम्प्लाइज में वो वैल्यू ट्रू हो सकती है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप का जो रूल है वो इम्प्लाई क्या कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करिए। मिसाल के तौर पे ये ए और बी वाली एग्जांपल जो हम ले रहे हैं, ठीक है, ए और बी वाली, जैसे कि अली इज अ बॉय और अली एंड अहमद आर फ्रेंड, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो पहले में तो फॉल्स है ये, सेकंड में ट्रू है, थर्ड में ट्रू है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लाइज की वैल्यू हालांकि फॉल्स है, यहाँ पे इसकी ट्रू है। तो इससे मतलब इंटरमिक्स नहीं करना इस चीज को कि और बेसिकली अलग चीज है, ठीक है। और जो इम्प्लीकेशन की जो वो है रूल्स है या सेट ऑफ रूल है वो अलग है, ठीक है। वो जो अभी बताया कि false can lead to false, false can lead to truth, truth can't या कैन नॉट लीड टू false, truth truth can lead to truth, वो वाली बात यहाँ पे उसको बेसिकली यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ठीक है।
ऑलराइट। एक और कॉन्सेप्ट है फिर इसके इसी इन्हीं चीजों को लेते हुए, इसको टोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मैं एक मिनट इसको क्लियर कर दूं ताकि ये थोड़ा सा अभी कंफ्यूज कर रहा है और ड्राइंग्स। अच्छा जी, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं, ठीक है, जिसकी डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर वैल्यू हमेशा ट्रूथ हो। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसकी आप कोई भी प्रपोजिशनल सिंबल्स की सेटिंग रख लें लेकिन उसकी वैल्यू हमेशा ट्रू ट्रू ही रहे, तो वो बेसिकली टोटोलॉजी कहलाता है। हाँ बिल्कुल, जैसे सुलेमान ने लिखा कि सब स्टेट्स में वो ट्रू हो तो उसको टोटोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल। तो आप पी क्यू की कोई भी वैल्यू रख दें, टोटोलॉजी उस सेंटेंस को कहेंगे इस केस के अंदर कि उसकी फाइनल वैल्यू हमेशा ट्रू ट्रू ही आ रही है। जैसे यहाँ पे पी क्यू फॉल्स है, ठीक है, लेकिन पी और क्यू अगर करेंगे फॉल्स 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 ही होगा। नॉट ऑफ पी ट्रू एंड नॉट ऑफ क्यू ये भी ट्रू है, तो ट्रू हो जाएगा ये। पी और क्यू ट्रू है, ठीक है, इसी तरीके से और है नॉट पी, पी का नॉट ट्रू हो जाएगा, एंड नॉट ऑफ क्यू ये ट्रू हो जाएगा, तो टोटल ये ट्रू वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से पी एंड क्यू की जो डिफरेंट वैल्यूज है उस पर ये वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन ये जो सेंटेंस है इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू है, तो ये वाला जो सेंटेंस है बेसिकली ये टोटोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो आपकी रूल्स के अंदर या आपके नॉलेज बेस के अंदर ऐसा सेंटेंस जिसकी वैल्यू हर पॉसिबिलिटी पे ट्रू ही रहे, उसको आप टोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये वैल्यू है, जैसे फॉल्स और ट्रू पे सेट कर चेक कर लें, फॉल्स और ट्रू। पी और क्यू करेंगे तो लॉजिकल और है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों में से एक इनपुट भी ट्रू है। नॉट ऑफ पी करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, नॉट ऑफ क्यू करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। और इसको करेंगे तो ये ट्रू ही आ रहा है, तो इस तरीके से हर स्टेट पे क्योंकि ट्रू है तो ये टोटोलॉजी है। क्लियर? आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या ये जो आपके पास एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, पी इम्प्लाइज डेट क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं है? किसका कह रहे हो फॉल्स नहीं आएगा? रजा, किस चीज का पूछ रहे हो? फॉल्स नहीं आएगा, समझा नहीं मैं। फॉल्स नहीं आएगा मैं क्वेश्चन को क्लियर कर दो। हाँ, टोटोलॉजी में हमेशा वैल्यू ट्रू ही होगी, फॉल्स नहीं आएगा, बिल्कुल जी। तो ये एक सेंटेंस है, पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, क्या ये टोटोलॉजी है या नहीं है? इसको पी और क्यू की कोई भी वैल्यू ले लें, उसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करके फिर इसको लिखने की कोशिश करें, फिर क्या टोटोलॉजी है या नहीं है। पी और क्यू की कोई भी वैल्यू ले लें और उसकी बेस के ऊपर आप लोग इसको चेक कर लें कि टोटोलॉजी है या नहीं है। चलें, ठीक है, वैसे टोटोलॉजी है ये, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए ये जो अभी आपने किया, जिसको आपने टोटोलॉजी डिटरमाइन किया, ठीक है, ये लीड करता है टुवर्ड्स लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब क्या है कि अगर दो सेंटेंसेस को हम कंपेयर करें,
ठीक है। और अगर उनकी जो वैल्यू है, ट्रुथ वैल्यू है, ठीक है, वो सेम आए, तो बेसिकली वो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के लॉजिकल इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है। बेसिकली अगर आप दो सेंटेंस को कंपेयर कर रहे हैं और उनकी ट्रुथ वैल्यूज हर सेटिंग में सेम आ रही हैं, तो वो जो दो सेंटेंसेस है वो एक दूसरे के लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे टेस्ट करें पी एंड क्यू, ठीक है, तो पी अगर फॉल्स है, क्यू एंड फॉल्स है, पी और क्यू ये भी फॉल्स होगा, नॉट नॉट ऑफ पी। ठीक है। पहले नॉट ऑफ पी करेंगे तो ट्रू हो जाएगा, फिर इसका नॉट लेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड नॉट ऑफ क्यू, तो इसका क्यू, इसका आप बोलेंगे नॉट लेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन लॉजिकल एंड है तो फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। ठीक है। इसे कैसे फॉल्स ट्रू। ठीक है। पी और क्यू लेंगे तो उसकी वैल्यू ट्रू आ रही है। नॉट नॉट ऑफ पी, नॉट ऑफ पी लेंगे तो ट्रू हो जाएगा, अगेन नॉट लेंगे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। एंड नॉट ऑफ क्यू, नहीं एक मिनट, पी फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स का नॉट लेंगे ट्रू हो जाएगा, ट्रू का नॉट लेंगे, अच्छा ये होल का नॉट है सॉरी। ठीक है। नॉट ऑफ पी ये हो जाएगा ट्रू, एंड नॉट ऑफ क्यू। ठीक है। तो नॉट ऑफ क्यू लेंगे तो ये हो जाएगा अगेन आपका ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस पूरे का होल लेंगे, तो इनका एंड लेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा, इसका होल लेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ट्रू एंड फॉल्स, इसका भी ट्रू है आंसर। नॉट ऑफ पी ये ट्रू है, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, नॉट ऑफ क्यू यहाँ फॉल्स है, ट्रू हो जाएगा, एंड लेंगे फॉल्स आएगा, अगेन होल के ऊपर नॉट है तो नॉट लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ये दोनों सेंटेंसेस बेसिकली पी और क्यू, नॉट नॉट पी एंड नॉट क्यू, ठीक है, ये बेसिकली दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के लिए लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है। और एक छोटी सी बात और लिखी हुई है कि लॉजिकल इक्विवेलेंट अगर हमेशा ट्रू हो तो वो टोटोलॉजी कहलाता है। ऑब्वियसली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर वो हमेशा ट्रू होगा तो टोटोलॉजी वाली बात आ जाएगी, और लॉजिकल इक्विवेलेंस अगर दो सेंटेंसेस सेम है तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट भी है। ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस जो है दोनों, ये टोटोलॉजी नहीं है लेकिन लॉजिकल इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्योंकि इनकी एक एक वैल्यू फॉल्स हो रही है। क्लियर है? ऑलराइट। अच्छा ये कुछ मशहूर लॉजिकल इक्विवेलेंसीज हैं। ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, ए और बी इज इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स का मतलब इक्वल्स टू ही ले लें आप। ठीक है। बी और ए एंड बी इज लॉजिकल इक्विवेलेंट है सॉरी, बी एंड ए एंड बी एंड सी इज लॉजिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड बी एंड सी। एसोसिएटिविटी जो होती है, डबल निगेशन, इसी तरह से कॉन्ट्रापोजिशन, इम्प्लीकेशन, डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है लॉ है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये सारे रूल्स हैं। ये कुछ मेजर कह लें आप वो हैं लॉजिकल इक्विवेलेंसीज हैं जो यूज होती हैं नॉर्मली। ठीक है। अब सेशन एंड होने वाला है, सेशन रीस्टार्ट करता हूँ, और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए इन्फेरेंसिंग और उसके आगे फिर आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।